सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज एन एफआईआर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ये है 13 मार्क्स का, लेकिन आपको अगर प्रोसीजर मैंने बताया था तब अगर रहे होंगे आप तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपका इसमें, व्हाट इज एन एफआईआर, एफआईआर क्या होता है। ठीक है, तो एफआईआर क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना अगर पुलिस को मिलती है, ठीक है, तो पुलिस क्या करता है, उसका संज्ञान लेता है। संज्ञान लेना का मतलब क्या होता है, पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करता है। ठीक है, तो जो इनिशियल स्टेप होता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने के बाद पुलिस का, वो होता है एफआईआर दर्ज करना। ठीक है, तो एफआईआर दर्ज करना क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने के बाद लिया जाने वाला पहला स्टेप जो होता है ना, वो एफआईआर ही होता है। क्योंकि जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तब तक पुलिस के पास पावर नहीं मिलेगा, बराबर, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो जैसे ही किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कोई ऐसा अपराध जिसकी सजा 3 साल से ऊपर हो या हीनियस नेचर का हो, ठीक है, तो ये माना जाता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलेगी, पुलिस जो पहला स्टेप लेगा या इनिशियल स्टेप जो लेता है पुलिस, वो लेता है कि वो पहले एफआईआर दर्ज करता है। ठीक है, तो यही होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब इन्फॉर्मेशन का जो रिपोर्ट उनको मिला, उनके पास मिला है, उनको सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने पुलिस डायरी में लिखते हैं। तो यही होता है एफआईआर। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में एफआईआर के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, जब आप सेक्शन 173 पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना प्राप्त होती है, पुलिस जो है उस सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को सेक्शन 173 में जो डिफाइन किया गया है, इसके अंदर 3-4 एफआईआर के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे आप क्लॉज ए देखोगे तो उसमें 0 एफआईआर के बारे में है। तो इसी तरीके से ये जो एफआईआर होता है वो 4 तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है एक मतलब रेगुलर एफआईआर, जो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना के आधार पर जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं, तो वो होता है रेगुलर एफआईआर। ठीक है, एक होता है 0 एफआईआर। 0 एफआईआर का मतलब है कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना जो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन हुआ है। ठीक है, मान के चलते हैं कि मैं जा रहा था मलाड, मेरा घर है बोरीवली में, अब मेरे साथ कोई अपराध हो गया मलाड में, लेकिन मैं मलाड में एफआईआर का, मैंने मलाड के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज नहीं करा है। मैं सोचा कि अब रात हो गया है, अब दर्ज कराने जाऊंगा तो लेट हो जाएगा, तो मैं जाता हूँ घर। ठीक है, अब मैं घर आया तो मैं सोचा सुबह में ये एफआईआर दर्ज करा दूं, तो मैं अपने ही जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस स्टेशन था वहां पे एफआईआर दर्ज करा दिया। तो भले अपराध कहीं पे और हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। एफआईआर मतलब आप उस ऑफेंस की सूचना किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करा सकती हो, एफआईआर दर्ज करा सकते हो। ठीक है, इसी को बोला जाता है 0 एफआईआर, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन होता है। इसमें आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप वो जहां पे अपराध हुआ है वहां पे एफआईआर दर्ज कराओ। ये उस पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि वो एफआईआर उस कंसर्निंग थाने को ट्रांसफर कर दे। समझ में आया, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। इसके बाद तीसरा एफआईआर होता है आपका क्रॉस एफआईआर। ठीक है, क्रॉस एफआईआर का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा कि मतलब एक बंदे ने किसी के ऊपर एफआईआर किया तो वो भी इसके ऊपर एफआईआर कर देता है, तो ये होता है क्रॉस एफआईआर। इसको काउंटर एफआईआर भी बोला जाता है। ठीक है, काउंटर या क्रॉस आप बोल सकते हैं। इसके बाद फोर्थ एफआईआर होता है मल्टीपल एफआईआर। वैसे इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जगह जब एक साथ एफआईआर हो जाता है तो उसको मल्टीपल एफआईआर कहा जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये एफआईआर जो दर्ज होता है उसका जो फीचर्स है वो बताइए। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले जब किसी भी पुलिस वाले को कुछ किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है तो वो ओरल भी मिल सकता है और राइटिंग में भी मिल सकता है। ठीक है, अगर मैंने कोई अपराध देखे हैं होते हुए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मुंह से जाके बोल सकता हूँ उस पुलिस स्टेशन में कि सर यहाँ पे अपराध हुआ है तो आप मेरा कंप्लेंट दर्ज कर लो। ठीक है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है कि मुझे एफआईआर दर्ज कराना है, तो मैं लिख के लेके जा सकता हूँ कि सर ऐसे ऐसे ये घटना हुई है।
ठीक है। दोनों ही सूरत में, चाहे वो ओरल एफआईआर आप दो, ओरल कंप्लेंट लिखाओ पुलिस को, ठीक है, ओरल ओरल इंफॉर्मेशन दो या रिटर्न में दो, पुलिस की ये प्राथमिक ड्यूटी है कि वो आपका एफआईआर दर्ज करे, ठीक है। और अगर उन्होंने दर्ज कर लिया है तो आपको पढ़ के सुनाए कि आपने क्या क्या एफआईआर में लिखाया, ठीक है। जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपने जो सूचना दी थी उसी के आधार पर ये कंप्लेन दर्ज किया गया है, तब आपको उस कंप्लेन पर सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप सिग्नेचर कर देते हो, उसका एक कॉपी आपको मिल जाता है, एक कॉपी पुलिस स्टेशन में जमा हो जाता है, ठीक है। जब वो एक कॉपी जमा होता है तो उसी का एक कॉपी कोर्ट में भी जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब कोई भी एफआईआर दर्ज होता है तो एक कॉपी कंप्लेनेंट को दिया जाता है जिसने कंप्लेंट करा हो, एक कॉपी पुलिस स्टेशन में रहता है और एक कॉपी कंसर्निंग कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। 3 कॉपी रहता है। अब मान के चलिए एफआईआर दर्ज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था कि एफआईआर का नेचर अपन समझ रहे थे, तो एफआईआर लिखाने के लिए आप ओरली भी जा सकते हो, रिटर्न में भी जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेंट है वो सिग्नेचर करेगा अपने कंप्लेंट पर, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो जो बोला था वही लिखा गया है, ठीक है। एक कॉपी उसको दिया जाएगा, ये मैंने अभी ही बताया आपको कि जो भी इन्फॉर्मेंट रहेगा उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। For women and vulnerable person, a special provision exists for recording a statement at their residence or by female officer. ये एक और क्लॉज नए वाले बीएनएसएस में दे दिया गया है कि कोई भी ऐसे डिसेबल पर्सन है या विमेन है, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन आने में असमर्थ है, ठीक है, वो एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके, ठीक है। तो ये सूचना पुलिस को प्राप्त हो जानी चाहिए और पुलिस जो है उसके घर पे आके उसका एफआईआर दर्ज करके जाएगी, ठीक है। ये स्पेशल प्रोविजन है। किस केस में, जैसे मान के चलिए कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, उनके साथ रेप हुआ, तो अब वो इस कंडीशन में तो होंगी नहीं कि वो खुद से जाके जो है एफआईआर करे, ठीक है। तो वो उसके लिए पुलिस को उसके घर आके एफआईआर दर्ज करके जाना होगा। कोई ऐसे डिसेबल पर्सन है जो वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, ऐसे केस में भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसके घर पे जाके उसका स्टेटमेंट ले और एफआईआर दर्ज करे, ठीक है। अभी प्रोसीजर क्या होता है एफआईआर का, क्योंकि आपको यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, व्हाट इज एन एफआईआर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ठीक है, ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करेगा तो इन्वेस्टिगेशन का अधिकार उसके पास आ जाता है ऑटोमेटिकली, करेक्ट। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एफआईआर पहले दर्ज होगा, ठीक है। इसके बाद पुलिस कहाँ जाएगा, पुलिस जाएगा क्राइम सीन पर, ठीक है। क्राइम सीन पर जाएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, एविडेंस वगैरह रहेगा, उसको कलेक्ट करेगा। मर्डर हुआ है तो वहां पे वेपन होगा, ब्लड स्टेन वाले कपड़े रहेंगे, कोई गवाह होगा, उस सब को लेगा, ठीक है। वहां पे वीडियोग्राफी की जाएंगी, फोटोग्राफी की जाएंगी, बराबर। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर पूछा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर दर्ज होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और विस्तार से समझाना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले आप एक अपराध कारित करोगे, ठीक है, एन ऑफेंस, ठीक है, मतलब कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सबसे पहला स्टेज ये है। दूसरा स्टेज क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, ठीक है, ऑफ एफआईआर। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उसके बाद उसकी सूचना पुलिस को मिलेगी तो पुलिस क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या कर सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद पुलिस के पास ये भी पावर रहता है कि कोई छोटा मोटा एफआईआर दर्ज, मतलब मान के चलिए कोई एफआईआर हुआ, ठीक है, और पुलिस को लगता है कि नहीं यार, ये एफआईआर दर्ज करने से पहले मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एफआईआर जो लिखा रही है इसके बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा ऑफेंस हुआ होगा, ठीक है। तो पुलिस उस केस में ये जरूरी नहीं है कि तुरंत ऑन द स्पॉट एफआईआर दर्ज कर दे, वो उनको ये बोल सकता है कि देखिए मैडम, मुझे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि ऐसा सही में हुआ है तो मैं आपका एफआईआर ले लूंगा। तो पुलिस के पास ये भी पावर है कि अगर कोई सूचना पुलिस को मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और अगर पुलिस को लगता है कि ऐसे मामले में एक इंक्वायरी करना जरूरी है, नहीं तो पता चला बाद में झूठा साबित हो गया, बराबर, तो ऐसा ना हो, तो पुलिस चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, न चाहे तो सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे एफआईआर दर्ज करके, ये उनके ऊपर है, ठीक है। अब एफआईआर दर्ज कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, क्राइम सीन पर गए, एविडेंस कलेक्ट किए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो गया, पंचनामा हमने बना लिया, मतलब जो भी विटनेस वगैरह है उसका सिग्नेचर वगैरह सब ले लिया, गवाही ले ली, ठीक है।
इसके बाद होता है विटनेस का जो है स्टेटमेंट लेना, जिसको एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बोलते हैं। 164 का बयान बोलते हैं उसको, 161 का, ठीक है। तो यही 161 का बयान लेगा, सारे जो भी एविडेंस वो रहेंगे विटनेसेस, ठीक है। इसके बाद उसके आधार पर अगर कोई अक्यूज्ड होगा, जो जिसके ऊपर ये मतलब जुर्म का जो है जाता होगा, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शक कि इसी ने किया होगा, या जो भी एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर यही साबित होता है कि इसी ने किया, तो वो जो है जिसके मतलब जिसके ऊपर भी वो जाएगा मतलब अपराध होने का वो शंका, ठीक है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगा। तो इफ सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट द अक्यूज्ड में बी अरेस्टेड, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगा। उसके बाद वहां पे जहां पे उसको अरेस्ट किया जाता है वहां पे एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। उस अरेस्ट के दरमियान अगर कोई वहां पे विटनेस है तो उसको उसका भी सिग्नेचर दिया जाता है कि भाई देखो मैं तुम्हारे सामने इसको अरेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अरेस्ट मेमो है उस पे जो अरेस्टी बंदा है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका भी सिग्नेचर होता है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर मर्डर या रेप का केस है तो विक्टिम या अक्यूज्ड का ये होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद जो है कोई विटनेस है या कोई गवाह है या कोई ऐसा वेपन है जो अभी तक नहीं मिला है तो पुलिस को उसको सर्च और सीजर कर सकता है वारंट निकाल के, ठीक है। इसके बाद जो होता है पुलिस जो है अक्यूज्ड को रिमांड पे लेती है, 24 घंटे के भीतर कहाँ लेके जाएगी, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी। अब मजिस्ट्रेट जो है उस बंदे को या तो पीसी देगा या जेसी देगा। जैसे ही पीसी दिया, ठीक है, तो पीसी दिया तो पुलिस को 5 दिन का देगा, 10 दिन का देगा। हाईएस्ट पीसी कितने दिनों का मिल सकता है, 15 दिनों का, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर छोटा मोटा अपराध है तो उस मामले में पुलिस को पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 60 दिन मिलता है। अगर 10 साल से ऊपर वाले अपराध हैं तो पुलिस को 90 दिन मिलेगा वो अपराध को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है वो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। फाइनल रिपोर्ट को ही चार्जशीट कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल होता है मजिस्ट्रेट देखता है कि इसके ऊपर चार्ज बनता है या नहीं बनता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें जो धाराएं हैं वो जेन्युइन है तो वो अक्यूज से पूछेगा कि भाई ये धाराएं आपके ऊपर लगी हुई हैं, क्या आप इस गुनाह को कबूल करते हो। इसको बोला जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर अक्यूज्ड बोलता है कि हाँ गुनाह कबूल है तो फिर वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है सजा सुना के खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोर्ट को वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि नहीं मैं अक्यूज नहीं हूं, मैंने ये अपराध नहीं किए हैं, तो फिर ट्रायल शुरू होगा, ठीक है। चार्जशीट फाइल होने के बाद 2 सिचुएशन ऐसा आता है, एक होता है कि कोर्ट को अगर लगे कि सफिशिएंट एविडेंस है, ठीक है, तो वो जो है उनको प्रोसीडिंग के लिए आगे बढ़ा देगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं यार अभी तक जो चार्जशीट में वो दिया है एविडेंस दिया है, ठीक है, उससे इसके ऊपर वो नहीं बनता है अपराध, तो कोर्ट वहां पे उसको डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब है कि अभी तक जो हमारे पास एविडेंस है उसके आधार पर तुम्हारा कोई रोल नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम तुमको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। यहाँ पर कोर्ट के पास एक और ऑप्शन है कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं डिस्चार्ज होने जैसा नहीं है, मैटर तो बनता है, तो फिर वो ट्रायल शुरू कर देते हैं। जब चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करता है और पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं कोई अपराध हुआ ही नहीं था, ये अपराध जो था जिसकी कंप्लेंट की गई है वो झूठा था, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगा, पुलिस क्लोजर रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर देगा, ठीक है। क्लोजर रिपोर्ट 3 टाइप का होता है एक्चुअली, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्लोजर रिपोर्ट जो है अगर कुछ भी नहीं मिला पुलिस को, ठीक है, तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में केस को वहीं खत्म कर देगा, ठीक है। तो जब पुलिस खत्म करेगा तो वो क्लोजर रिपोर्ट से खत्म करेगा, ठीक है। अगर पुलिस खत्म नहीं करता है कि भाई नहीं इसके ऊपर अपराध बनता है, तब तो फिर वो चार्जशीट फाइल करके मैटर आगे बढ़ाएगा। जैसे ही चार्जशीट फाइल होगा कोर्ट जो है सामने वाले को डिस्चार्ज करना चाहे प्राइमा फेसी तो डिस्चार्ज कर दे, नहीं तो फिर ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल शुरू होने के बाद क्या होता है, ट्रायल शुरू होने के बाद, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रायल का नहीं पूछा है ना, आपको सिर्फ पूछा है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन तक ही रखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक चलता है, फाइनल रिपोर्ट तक चलता है, ठीक है। फाइनल रिपोर्ट का मतलब चार्जशीट। तो पुलिस जब चार्जशीट फाइल कर देता है कोर्ट में तो पुलिस का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चार्जशीट होता है उसमें क्या क्या होता है,
तो अक्यूज का नाम होता है, विक्टिम का नाम होता है, दोनों कहाँ के एड्रेसी हैं वो लिखा रहता है, अपराध कौन सा है वो लिखा रहता है, विटनेस कौन कौन थे वो लिखा रहता है, एविडेंस क्या क्या मिला वो लिखा रहता है, अगर फॉरेंसिक हुआ है तो उसमें अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने क्या ओपिनियन दिया है वो रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी विटनेस ने स्टेटमेंट दिए हैं पुलिस के सामने तो वो विटनेस का स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, और किस आधार पर इसको जो है अक्यूज्ड माना गया है पुलिस के द्वारा, ये सारा ग्राउंड उसमें लिखा रहता है। तो ये फाइनल रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट होता है तो ट्रायल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल रिपोर्ट का मतलब चार्जशीट जब फाइनली कोर्ट में सबमिट होता है तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वहां से खत्म हो जाता है, फिर पुलिस की कोई बात नहीं रहेगी। अब बात आ गई कोर्ट में तो अब कोर्ट सब कुछ देखेगा। ठीक है, तो एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन तक समझ में आया आप सभी को। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर जेजे एक्ट। ठीक है, जेजे एक्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, ठीक है, और क्यों हुआ, क्या क्यों कैसे, ये सारी चीजें आपसे इसमें दूसरे नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला आपको मैंने बताया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है अपने पास 2000 का, उसमें दो तरीके के बच्चे के बारे में बताया गया है। एक बच्चा तो वो जिसने अपराध किया है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, दूसरा बच्चा वो जो सड़क पे पाए जाते हैं या भीख मांगते आपने देखा होगा वो पाए जाते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं, तो वैसे बच्चों को बोला जाता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, दो तरीके के बच्चे के बारे में बताया गया। जो बच्चे अपराध वाले बच्चे हैं, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में आते हैं, उसके लिए जो बनाया गया है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। ठीक है, वही ऐसे बच्चों को डील करते हैं। इधर जो दूसरा पार्ट था बच्चों का, जो आवारा हैं, मतलब अनाथ हैं, रोड पे पाए जाते हैं, भीख मांगते पाए जाते हैं, वैसे बच्चे जिनको चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन बोला जाता है, ऐसे बच्चों के लिए CWC बनाया गया है, चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग कमेटी काम करता है, दोनों बच्चों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किस बच्चे को डील करता है? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे को, मतलब जो अपराध किए हैं ऐसे बच्चों को। ठीक है, तो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए? ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन हुआ था, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, इनका मेन पर्पज ये था कि जो बच्चे अपराध किए हैं ना, उनको हम कैसे सुधारें, क्योंकि हम उनको पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, उनको हम डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, किसी भी बच्चे को डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उनको रिहैब कर सकते हैं, हम उनको समाज में रहने योग्य वापस से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिसीजन कौन लेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। ठीक है, अभी मैंने देखो सुजीत की गौशाला में आज ही एक जजमेंट डाला है, ये कौन सा था? हिमाचल प्रदेश का था, बराबर। उसमें क्या हुआ था, एक बच्चे ने 16 साल के लड़के ने, ठीक है, एक 7 साल की लड़की के साथ रेप किया, और उसने उसको जो है उसको पकड़ा गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पाया कि वो जो बच्चा है ना, उसका इंटेंशन क्लियर था, उसको सब पता था कि ये अपराध है, और वो लड़की को बहुत ऐसे जगह पे लेके गया था जिससे इसको पता था कि अगर इधर उधर होगा कुछ तो सब समझ जाएंगे, इसीलिए वो बहुत सलीके से, बहुत सादगी से वो जो है उस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसको पूरा पता था कि उसका पनिशमेंट क्या है, ये कितना गलत अपराध है। ठीक है, तो यहाँ पे उस बच्चे का जो मेच्योरिटी लेवल था, ठीक है, उसको मापने के लिए ब्रेन मैपिंग की भी किया गया उनका। ठीक है, जिसमें उसका 94 था, मतलब लगभग जो मेजर लोग होते हैं ना, उसका IQ जो काम करता है उतना IQ उस बच्चे का पाया गया। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको एज एडल्ट, ठीक है, पनिशमेंट देने का वो किया और उसको जो है नॉर्मल कोर्ट में भेज दिया।
तो जैसे ही नॉर्मल कोर्ट में आया था तो हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा है कि ये बच्चा जो है मेजर के तौर पर देखा जाना चाहिए, ये बच्चे नहीं है, क्योंकि इसका जो आईक्यू लेवल था वो 94 प्लस था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी माना कि हाँ, इस बच्चे का जो आईक्यू लेवल था बहुत हाई है, ये सब कुछ जानते हुए इसने इस अपराध को किया था, इसीलिए इसका एज एन अडल्ट जो है ट्रायल चल रहा है, तो ये गलत नहीं है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास पूरा का पूरा पावर होता है कि वो किस बच्चे को किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी कन्फ्लिक्ट वाले बच्चे आएंगे, जो भी अपराधी बच्चे आएंगे, उसको जो डील करेगा वो जेजेबी करेगा, और जेजेबी ने जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया। अगर हाई कोर्ट को लगता कि ये गलत है तो वो तो कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी माना कि उसका आईक्यू लेवल जो हमने समझा है अभी तक वो हाई था। अब एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। मान के एक मैंने ये एग्जांपल बहुत बार कोट भी किया है कि मैच्योरिटी लेवल कैसे समझेंगे। तो मैं बताता हूँ, मेरे घर पे कोई, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे घर पे एक बच्चा, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे घर के टेबल पर एक मस्त सोने का, गोल्ड का वो था वॉच। ठीक है, वो बच्चा 2 बार 3 बार जो है हाथ मारते मारते रह गया, नहीं मार पाया। अगले दिन जो है मैं बिजी हो गया, वो बच्चा जो पढ़ने आया था वो पढ़ के जाते समय मेरा घड़ी ढांप के निकल गया। ठीक है, अब वो बच्चा जो है देखो 2-3 बार ढांपते ढांपते रह गया, नहीं कर पाया। अगले दिन देखा कि नहीं सर नहीं देख रहे, उठा के निकल गया। वो पहले ये जेवर वाले के पास गया, उसने उसको बोला 100 रुपया दूंगा। ठीक है, वो बच्चा नहीं बेचा। ठीक है, दूसरे जेवर वाले के पास गया, उसने बोला मैं 200 दूंगा। वो बच्चा बोलता है अंकल पागल समझे हो क्या, ये सोने का घड़ी है, कम से कम 2 लाख का घड़ी है, देखो 50 ग्राम है इसका वजन, 50 ग्राम का सोने का भाव तुमको पता है, मेरे को उल्लू बना रहे हो। वो तीसरे जेवर वाले के पास गया, उसने भी उसको अगर वो मतलब वजन करके नहीं लिया। वो चौथे जेवर वाले के पास गया और वजन करके उसने 2 लाख रुपए में उस घड़ी को बेच दिया। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे वो बच्चा इमेच्योर था या मैच्योर था? बच्चा था 16 साल का ही, लेकिन देखो उसके पास दिमाग कितना था। तो यहाँ पे उस बच्चे को अगर ट्राई किया जाएगा तो एज एन अडल्ट किया जाएगा, क्योंकि उस बच्चे के पास इतना दिमाग था कि वो 4 के पास नहीं बेचा, 5वें दुकानदार के पास वजन के हिसाब से बेच के आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके पास दिमाग बहुत है, उसको पता है कि सोने का भाव क्या है, उसको पता है कि ये सामान चोरी का है, उसको पता है कि ये गलत हो सकता है, फिर भी उसने सारी चीजें की। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बच्चों का जो है मैच्योरिटी लेवल टेस्ट किया जाता है। एक मशीन भी आता है जो आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, जिससे इसी से उस बच्चे का किया गया था, जो मैंने आज भेजा है, देखो सुजीत के लौसाला में जाके सुनना पूरा वो जजमेंट। ठीक है, तो ये जेजेबी ने ही दिया था वो ऑर्डर कि उस बच्चे को जो है ना एज एन अडल्ट ट्राई किया जाना चाहिए, और इस बात को लेकर वो बच्चे का जो परिवार है वो हाई कोर्ट आ गया था। कैसे कैसे मेरा 16 साल का बच्चा है, इसको कैसे आप 18 साल के ऊपर समझ के उसको ट्रीट करोगे। तो जैसे ही 18 प्लस श्रेणी में आएगा उसको रेप का सजा मिलेगा। समझ रहे हो? और जैसे ही वो 16 साल के श्रेणी में आएगा उसको कोई सजा नहीं होगा, बेल लेके बाहर आ जाएगा। समझे? तो इसीलिए उसके पेरेंट ने चैलेंज किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने भी माना कि नहीं, वो बच्चे का जो पूरा डिटेल निकाला गया तो उसका आईक्यू लेवल 94 था, जो कि एक मेजर बच्चे का होता है। ठीक है, और उसने सारी सूझबूझ से, सारे इंटेंशन के साथ उस बच्चे के साथ रेप किया था। ठीक है, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी उसका सजा जो है बरकरार रखा, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो डिसीजन था उसको एज इट इज रखा। ठीक है, तो ये पोजीशन होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कॉन्फ्लिक्ट वाले बच्चे के लिए। अब इसमें कंपोजिशन क्या होता है, मतलब जेजेबी में कौन कौन लोग होते हैं, तो देखिए 3 मेंबर होते हैं जेजेबी में। पहले होता है कोई एक मैजिस्ट्रेट लेवल का रहेगा, ठीक है, और 2 सोशल लेवल वर्कर रहेंगे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रैंक का होगा ऑफिसर, ठीक है, और 2 होंगे सोशल वर्कर। एक उसमें वो भी महिला होंगी, और एक ऐसे लोग होंगे जो किसी चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड एजुकेशन में एक्सपर्ट हों। ठीक है, तो ये 3 लोगों का जो है कंपोजिशन होता है जेजेबी में। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इसका जो मेंबर होते हैं उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन क्या होता है सोशल वर्कर का, तो सोशल वर्कर का जो जो 2 है ना
मेंबर अतिरिक्त, एक तो होगा जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। 2 मेंबर जो अतिरिक्त रहते हैं उनका क्या रहेगा क्वालिफिकेशन, तो एक का ये होना चाहिए कि भाई वो एक्सपर्ट होना चाहिए बच्चों के मामलों में, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा विमेन होना चाहिए, उनको भी बच्चों के साथ जो अनुभव है उनका अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो जेजेबी है उनका फंक्शन क्या होता है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे आते हैं तो उनका इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करते हैं जेजेबी, ठीक है। और वो जो ट्रायल होता है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, बच्चे के साथ मस्त घर जैसा माहौल बना के बैठाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि भाई खाना खाए, आज चलना है खेलने, ऐसे मतलब बहुत प्यार से। उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कहीं आया है, उसको लगता है किसी स्कूल में आए हैं और टीचर उनसे पूछ रहा है कि कुछ खाओगे, चलो खेल के आते हैं, ऐसा मतलब चाइल्ड फ्रेंडली माहौल रहता है। और फिर उससे पूछते हैं कि भाई आपसे ये गलती हुआ था क्या, आप वहां गए थे क्या, ऐसा तो बहुत सादगी से उससे पूछते हैं। और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अपराध हुआ है उसमें उसका मेंटल और फिजिकल जो कैपेसिटी था वो मेजर जैसा था या सही में वो बच्चे जैसा ही वो था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। बेस्ट बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो है रिहैब रीइंटीग्रेशन का जो है ड्यूटी होता है उनके ऊपर। इसके बाद इसको डिस्क्वालीफाई वो जो मेंबर होते हैं 2 मेंबर अतिरिक्त, उनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी भी मेंबर को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, वैसे अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया तो निकाल सकते हैं, अगर किसी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो गया निकाल सकते हैं, अगर किसी के ऊपर चाइल्ड अब्यूज का आरोप लगा है वो निकाल दिया जाएगा, अगर किसी का अटेंडेंस रेगुलर नहीं रहा है, जब भी बोर्ड बैठा है और वो गायब रहा, तो इस तरीके से उसको निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो हाउ इज कंप्लेन मेड टू मजिस्ट्रेट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, मैं आपको फिर से बताऊं अच्छे से। यहाँ पर आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब अपने को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अपने साथ होता है, ठीक है, या किसी के साथ भी होता है, तो अपन क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं, ठीक है। और ये पुलिस का भी ड्यूटी है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो वो एफआईआर दर्ज करे। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता, मैं इसका भी रीजन आपको बता देना चाहता हूं कि देखो कोई भी पुलिस स्टेशन में अगर बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां का जो पुलिस वाला है वो ढीला है, बराबर, तभी तो अपराध बढ़ रहे हैं ना। अपराध बढ़ रहा है इसका मतलब है कि एफआईआर बढ़ रहा है, और एफआईआर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि पुलिस काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस सही से काम करे, ठीक है, तो अपराध कम होगा ना, बढ़ेगा क्यों। तो पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए कि भाई ज्यादा एफआईआर हमारे स्टेशन में ना हो, इसके लिए वो हर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते। दूसरा सवाल ये होता है पुलिस के सामने कि यार क्या पता ये एफआईआर लिखा रही हो, हाँ, अब पता चला कि ये रिवेंज में लिखा रही हो, तो मैं एफआईआर लिख दूं, मेरे पास तो डेटा बढ़ जाएगा एक एफआईआर का, और बाद में मुझे फिर वो क्लोजर रिपोर्ट बनाओ, कुछ एविडेंस नहीं मिला कोर्ट में सबमिट करो, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का जो मुसीबत है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए पुलिस एफआईआर जल्दी दर्ज नहीं करता। तो जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि पुलिस अगर आपका एफआईआर दर्ज न करे तो आप उससे ऊपर के जो पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे एसीपी हो, डीसीपी हो, ठीक है, आप उनके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरा एफआईआर ये फलाने पुलिस स्टेशन में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा गया, हमारे साथ फला फला मतलब अपराध हुआ है। अब एसपी डीएसपी या एसीपी डीसीपी जो भी बड़े अधिकारी हैं वो पुलिस वाले को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमारे पास ये कंप्लेंट आया था, आप इस कंप्लेंट का जो है इंक्वायरी करो और एफआईआर दर्ज करो, ठीक है। अगर वो एसीपी डीसीपी ऐसा करता है और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलता है तो वेल एंड गुड, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलता है कि कई दफा ऐसा भी होता है कि एसीपी डीसीपी भी आपका कंप्लेन नहीं लेता, ठीक है, वो बोलता है कि आपका कंप्लेन लेने जैसा नहीं है तो एफआईआर दर्ज कैसे करें, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति, हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप सीधा कोर्ट को अप्रोच करो, ठीक है।
कोर्ट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अप्रोच करो और वहां पे आप अपना कंप्लेंट फाइल करो। अब मजिस्ट्रेट के पास जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो मजिस्ट्रेट क्या करता है मैं बताता हूँ प्रोसीजर वाइज। देखो, एक लड़की थी, ठीक है, उसके साथ 10 लाख रुपए का चीटिंग हो गया, ठीक है, मतलब किसी बंदे ने रूम भाड़ा दिला, हेवी डिपॉजिट पर दिलाने के लिए पैसा लिया और वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। वो लड़की गई एफआईआर दर्ज कराने, तो उसका एफआईआर नहीं लिया गया, ठीक है, ये बोल के कि भाई आपका ये पैसे का मामला है और पैसे का मामला सिविल नेचर में होता है, ठीक है, तो सिविल नेचर में मैं एफआईआर क्यों दर्ज करूं। पुलिस ने उसका एफआईआर नहीं लिया। वो 2 बार गई, 3 बार गई, एफआईआर नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट भी किया एसीपी डीसीपी को, उसने भी यही माना कि ये पैसे का ट्रांजैक्शन का मामला है, तो ये सिविल नेचर का है, तो मैं एफआईआर दर्ज क्यों करूं, ठीक है, और क्यों करवाऊं। तो उस लड़की ने कोर्ट को अप्रोच किया, ठीक है। पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सर उसने चीटिंग किया है। चीटिंग क्यों? क्योंकि उसने रूम भाड़े पर दिलाने के लिए पैसा लिया था, ऐसे तो मैंने उसको दिया नहीं था, ठीक है। वैसे देता और वो नहीं देता तब तो ये सिविल मामला था, लेकिन वो मेरे से रूम भाड़ा दिलाने के लिए लिया था और वो अब पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका क्रिमिनल इंटेंशन था, चीट करने का था, बराबर। और ये बात वो पुलिस ऑफिसर समझने को तैयार नहीं था। अब पता नहीं कि वो पुलिस वाला सामने वाले से पहले ही पैसा खा लिया था, वो एफआईआर दर्ज इसीलिए नहीं कर रहा था, या क्या मामला था पता नहीं। उसने कोर्ट को अप्रोच किया, कंप्लेंट फाइल करके कोर्ट में दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कोर्ट में क्या होता है। तो जब आप एक कंप्लेंट बनाते हो, कंप्लेंट पूरा एकदम केस फाइल जैसा होता है, ठीक है, फलाना वर्सेस फलाना, ऐसा ऐसा, और आप जो है उसमें 156(3) बोलते हैं उसको। जब कोई भी पुलिस ऑफिसर केस एफआईआर दर्ज नहीं करता, एसपी डीएसपी नहीं करता, तो हम 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ठीक है। पहले सीआरपीसी में 156(3) था, तो सभी को 156(3) ही याद रहता है। बीएनएसएस में कुछ 35 या कुछ ऐसा है, याद नहीं, लेकिन हमें ये अपने को सेक्शन से मतलब नहीं है, अपने को प्रोसीजर से मतलब है। तो हमने मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट फाइल किया। मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कैसे फाइल होता है, तो आप कंप्लेंट बना के जिस भी जुरिस्डिक्शन में आपका बनता है, मान के चलिए आप रहते हो कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में, मतलब बोरीवली ईस्ट में, और आपका पुलिस स्टेशन में पड़ता है कस्तूरबा पुलिस स्टेशन। एग्जाम्पल फॉर, आपका कस्तूरबा में एफआईआर नहीं लिखा गया, आपने एसीपी डीसीपी को कंप्लेंट दिया, वहां भी लिखा नहीं गया, तो अब आप जाओगे कोर्ट में, तो आपका कोर्ट पड़ेगा बोरीवली, ये बोरीवली कोर्ट, ठीक है। बोरीवली कोर्ट का 68 नंबर कोर्ट जो है, उसका जुरिस्डिक्शन बनता है कस्तूरबा पुलिस स्टेशन का, ठीक है। तो आप 68 कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करोगे, तो 68 कोर्ट का, हर कोर्ट का अपना अपना ऑफिस होता है, तो उनके ऑफिस में जाके कंप्लेंट जमा कीजिए। वो आपको एक डेट देंगे, ठीक है, कि आपका मैटर इस तारीख को आएगा बोर्ड पर। तो अब आपको उस तारीख को कोर्ट में आना है। कोर्ट में आओगे तो जज आपसे वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, पूछेगा कि क्या हुआ आपके साथ, क्यों आपका एफआईआर नहीं लिखा गया पुलिस के द्वारा, ठीक है। अगर आपके बातों से, आपके फैक्ट से कोर्ट को लगेगा कि ये मैटर सही में बनता है, चीटिंग का बनता है, 10 लाख का हुआ है, तो ये सही में मतलब हीनियस ऑफेंस है, तब कोर्ट आपकी बात को मानते हुए बोलेगा पुरसिस इशू कर, पुरसिस मतलब आगे का प्रोसीजर बढ़ाएगा। आगे का प्रोसीजर जैसे ही बढ़ेगा, वो मैटर सीधा मजिस्ट्रेट किसको भेज देगा, पुलिस ऑफिसर को, कि भाई हमने देखा इसमें मामला बनता है, तो आप इसका जो है एफआईआर दर्ज करो और जो है आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। तो जैसे ही पुलिस मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि आप एफआईआर दर्ज करिए, तो जब फिर वो के पास जो भी पावर था ना, वो वहां से खत्म हो जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट, अब ये पुलिस अपना एफआईआर जैसे होता है ना, एफआईआर दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, कोर्ट में सबमिट करेगा, यहाँ से फिर पुलिस का काम शुरू हो गया, मजिस्ट्रेट का काम वहीं तक खत्म हो गया। समझ रहे हो? तो कंप्लेंट का प्रोसीजर ये होता है। तो कुल मिला के जो कंप्लेंट का भी होता है ना, वो घुमा फिरा के फिर पुलिस के पास ही आता है, एफआईआर दर्ज होता है, फिर रिपोर्ट बना के कोर्ट में जाता है, फिर ट्रायल शुरू होता है, तो फिर दोनों पार्टी आती है, बहस होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, जजमेंट पास होता है। समझ में आया मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कैसे करते हैं? ये पूरा मैं कोर्ट का प्रैक्टिकली भी बता रहा हूं, और बीएनएसएस भी ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो आपको दोनों का तजुर्बा मैं शेयर कर रहा हूं। सब सहम गए?
समझ में आया? अरे तो थम्स अप दे दो एक, मैं डर जाता हूँ कि मैं समझा नहीं पाया आप लोगों को ऐसा। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है? कि अगर आपका कंप्लेन पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करता है ना, तो अब आप बोलोगे सर मैं तो एसीपी को जानता ही नहीं हूँ, मैं डीसीपी को तो जानता ही नहीं हूँ, तो आप क्या करोगे? आप करोगे गूगल, ठीक है? गूगल में देखो कि बोरीवली कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किस एसीपी के पास जाता है, ठीक है? तो आपको बताएगा एसीपी जोन 9। अब आप डालो एसीपी जोन 9 के ऑफिस का एड्रेस बताइए, फटाक से एड्रेस बता देगा। आप उस एड्रेस को कॉपी करो, आप एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करो, उसमें एनवेलप डालो, एड्रेस लिख के स्पीड पोस्ट कर दो। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा स्पीड पोस्ट वाला एसीपी के ऑफिस भेज देगा, वहां से आपको स्पीड पोस्ट के जरिए रिपोर्ट मिल जाएगा कि वो उसको मिल गया है। अगर एक वीक के अंदर आपको एफआईआर दर्ज नहीं मिले या पुलिस का कॉल नहीं आए, तो समझ लेना एसीपी भी फेल हो गया। अब आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे, क्योंकि कोर्ट में आपको ये बताना होता है, ठीक है, कि आपने एसीपी एसपी को भी कंप्लेन दिया था, या आपका स्पीड पोस्ट है उसको मिल गया, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, तब हम आपके पास आए। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती है। अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होता। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन एंड राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, ये बोल रहा है पुलिस को अरेस्ट करने के पावर के बारे में बताइए, और जो अरेस्ट हो रहा है उस बंदे के अधिकार के बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताऊं मैं आपको? मैं बताऊं ये कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करके उसको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार रखता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार उनको मिलता है, तो ये भी अधिकार उनको साथ में मिल जाता है कि वो किसी भी बंदे को जो अक्यूज होगा उसको बिना वारंट के अरेस्ट करने का भी अधिकार रख लेता है। ठीक है, तो बिना वारंट के अरेस्ट करने का अधिकार में क्या क्या आएगा? तो बिना वारंट के अरेस्ट करने का अधिकार में उनके पास आएगा कि कोई भी बंदा है जिसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिले हों। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास मतलब अरेस्ट करने का अधिकार है तो वो किसी को भी अरेस्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उनको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हों जिसका इशारा, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जा रहा हो, ऐसे बंदे को पुलिस अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है, ये पुलिस के पास अधिकार हो जाता है। जैसे ही पुलिस एफआईआर दर्ज करती है ये सारा अधिकार उसको मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया पुलिस के पावर कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी को भी, बस उसके इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिलने चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अक्यूज्ड के राइट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अक्यूज्ड की राइट को जानने के लिए आपको पुलिस की ड्यूटी को समझना चाहिए। ठीक है, मैंने पावर तो बता दिए कि एफआईआर दर्ज हुआ तो पुलिस को पावर मिल जाता है अरेस्ट करने का, लेकिन पावर के साथ ड्यूटी भी दिया गया है पुलिस को कि जब कोई भी पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाएगा तो फुल यूनिफॉर्म में जाएगा, नेम जो टैग है उसका नेम बैच होता है ना, वो प्रॉपर क्लियर होगा। ये सारा बीएनएसएस में है। ठीक है, नेम टैग क्लियर होगा। वो जो अरेस्ट करने जाएगा अरेस्ट मेमो साथ में लेके जाएगा। जिसको अरेस्ट कर रहा है उसके सामने 2 विटनेस होने चाहिए अरेस्ट करते समय। ठीक है, उस बंदे को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको ये बताया जाएगा पुलिस के द्वारा कि भाई आपको इस पर्टिकुलर अपराध के लिए अरेस्ट करने आए हैं। ठीक है, इस अपराध में ये अपराध जो है बेलेबल है, आप चाहो तो पुलिस स्टेशन में चल के बेल भी ले सकते हो पैसा भर के। ठीक है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है। तो नॉन बेलेबल है तो पुलिस उसको बोलेगा कि भाई इस अपराध में, ये जो अपराध है जिसमें मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ ये नॉन बेलेबल है, इसमें आप कोर्ट में जाके बेल ले सकते हो। तो आप चाहो तो कोई वकील रखना चाहो तो वकील रख सकते हो। अगर आपको पेरेंट को बताना है कि मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ तो मैं फोन देता हूँ, आप बात कर लो, मम्मी पापा को बता दो। ठीक है, ये सारा ड्यूटी किसका है? पुलिस का है। तो जैसे ही पुलिस की ड्यूटी हो गई तो ये अक्यूज्ड का अधिकार हो गया ना। ठीक है, किसी का ड्यूटी किसी का राइट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे केस में तो यहाँ पे पुलिस का ड्यूटी था, अब यही सारे जो ड्यूटी हो गए वो अक्यूज्ड के राइट हो गए। तो अक्यूज्ड के राइट क्या क्या हो गए? वो अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके अरेस्ट का वो ग्राउंड जान सकता है, उसको वकील रखना है तो वो वकील रख सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे ये पुलिस वाला मार सकता है तो वो पहले मेडिकल का डिमांड कर सकता है, ये उसका राइट है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि जो भी ये अरेस्ट करने आया है उसके पास कोई नेम टैग नहीं है या प्रॉपर वर्दी में नहीं आया है तो वो उसको बोल सकता है कि मैं आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, आप जाइए ड्रेस वगैरह पहन के आइए। ठीक है,
ये सारा अधिकार उसके पास है। कोई रैंडम आदमी आके आपको बोलेगा मैं पुलिस हूँ और चलो, तो आप जाओगे क्या साथ में? नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए बीएनएसएस में प्रोविजन है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब किसी को अरेस्ट करने जाएगा तो उसका आईडी कार्ड होना चाहिए, नेम बैच होना चाहिए, अगर मतलब वर्दी में है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो ये सारा जो पुलिस वाले का है वो सारा अधिकार जो है अक्यूज्ड को हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द वेरियस क्रिमिनल कोड्स एंड स्टेट द पावर ऑफ ईच ऑफ द कोड्स एज प्रोवाइडेड अंडर बीएनएसएस। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोड जो है हमारे भारत में बीएनएसएस के अंदर 6 तरीके का होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट माना जाता है, उनको क्रिमिनल कोर्ट नहीं माना जाता। तो क्रिमिनल कोर्ट हमारे पास 6 हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारे भारत में अपराध का जो श्रेणी है, टाइप्स है, वो भी 6 तरीके का है। ठीक है, कौन कौन सा है? सबसे पहला है फांसी, डेथ पेनल्टी। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल भेज देना। जेल 2 तरीके का होता है, एक होता है सिंपल जेल, मतलब आपको खाना पीना खा के सोना है बस। दूसरा होता है जेल में सश्रम कारावास, मतलब आपको वहां पे पत्थर तुड़वाएगा, खाना बनवाएगा, काम करवाएगा। ठीक है, वहां पे आपको आराम नहीं है। तो ये तो पहला सजाए मौत, फांसी। दूसरा आजीवन कारावास। तीसरा जेल, जो कि 2 तरीके का हो सकता है। चौथा फाइन। ठीक है, पांचवा फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको कुर्की जब्ती बोला जाता है, प्रॉपर्टी सीज कर लेना बोला जाता है। ठीक है, और छठा है कम्युनिटी सर्विस, सामाजिक सेवा का पनिशमेंट। तो ये जो हमारे पास 6 तरीके का कोर्ट है, तो सबसे पहले उसमें आता है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होता है और वो हाई कोर्ट पूरे सर्वे सर्वा होता है किसी भी स्टेट का। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास ये जो 6 तरीके का पनिशमेंट मैंने बताया, वो सारे पनिशमेंट देने का अधिकार है, उनके पास पावर है। ठीक है, सेकंड उसके नीचे आता है सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट के पास ये 6 पनिशमेंट जो मैंने बताया था, वो सभी पनिशमेंट देने का अधिकार है। बस वो डेथ पेनल्टी जब किसी को देंगे, मतलब फांसी की सजा जब सुनाएंगे, तो वो हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे। ठीक है, कि भाई मैं इनको जो है ये डेथ पेनल्टी देता हूं, तो आप मुझे परमिशन दे, कंफर्म करें। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देगा तभी सेशन कोर्ट फांसी दे सकता है। ठीक है, तीसरा नीचे का कोर्ट होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इनके पास 7 साल तक का जेल देने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके नीचे का जो जेल है, ये कोर्ट है, वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये चौथे रैंक का कोर्ट होता है। इनके पास 3 साल तक का जेल देने का अधिकार है और 50,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 5वें नंबर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उनके पास 1 साल तक का जेल भेजने का अधिकार होता है और 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट होता है छठा, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसको हिंदी में बोला जाता है कार्यकारी दंडाधिकारी। ठीक है, ये जो कार्यकारी दंडाधिकारी होते हैं, इनके पास किसी भी तरीके का जो पनिशमेंट है 6 तरीके का, वो नहीं दे सकते। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा किसी के ऊपर फाइन इम्पोज करे तो वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ कोर्ट, 6 टाइप के होते हैं और उसके पावर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नंबर 6। ठीक है, इसमें है सवाल, व्हाट इज बेल, एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू बेल। ठीक है, बेल क्या होता है? बेल का मतलब होता है हिंदी में जमानत, मराठी में इसको जामीन बोलते हैं। ठीक है, जब किसी को कस्टडी से टेम्पररी रिलीफ दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है बेल मिलना। ठीक है, कोई भी बंदा कहीं भी कस्टडी में है, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो, अगर वो रिलीज हो जाता है, रिलीज कर दिया जाता है उसको, चाहे टेम्पररी किया जाए या परमानेंट किया जाए। वैसे तो माना जाता है टेम्पररी को। ठीक है, तो अगर उसको रिलीज किया जाता है, कस्टडी से रिलीज करना मतलब बेल मिलना। ठीक है, जमानत होना, ये हमेशा याद रखना। तो टेम्पररी जो होता है वो क्या बोलते हैं, बेल माना जाता है, क्योंकि परमानेंटली जब रिलीज हो जाएगा तो फिर वो तो अक्विटल हो गया ना, तो फिर वो बेल कहाँ हो गया। ठीक है,
तो इसीलिए तो बेल का मतलब है टेम्पररी टाइम के लिए जब हम किसी को कस्टडी से रिलीज करते हैं तो उसको माना जाता है कि उसको बेल मिला है, ठीक है। ये जो जमानत मिलता है टेम्पररी पीरियड के लिए, उसमें कोर्ट हमेशा कुछ न कुछ क्या नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे दो चीजें हमेशा याद रखना। बेल जो होता है वो चार टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर बेल, ठीक है, जो पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास लेके आया, मजिस्ट्रेट ने बोला ठीक है 5 दिन कस्टडी में रखो, 5 दिन के बाद वापस लेके आया, कोर्ट ने उसको जेसी दे दिया, जेल भेज दिया, अब वो बेल लेगा तो वो रेगुलर बेल होगा, ठीक है। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो अपराध किया हुआ है, ठीक है, अपराध नहीं सॉरी, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर वो चाहे कि भाई मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुआ है वो गलत हुआ है, मुझे अरेस्ट करेगा तो पूरा मतलब मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा, तो उसमें अरेस्ट से बचने के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है। तीसरा होता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है कि कोई भी अक्यूज्ड, ठीक है, जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होनी थी, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम फ्रेम था वो क्रॉस कर दिया, 60 दिन और 90 दिन था ना चार्जशीट फाइल करने के लिए, अगर वो 60 दिन और 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो अगले ही दिन अक्यूज को बेल लेने का अधिकार हो जाता है बाय डिफॉल्ट। इसी को डिफॉल्ट बेल कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ होता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल तब मिलता है जब कोई घर में इमरजेंसी आ गया हो, ठीक है, और अभी तक ट्रायल खत्म नहीं हुआ हो, ठीक है, तो कन्विक्शन से पहले का जो टेम्पररी रिलीज फ्रॉम जेल होता है उसको इंटरिम बेल बोलते हैं, ठीक है, उसको उसके लिए आपको इंटरिम बेल दिया जाता है। अगर कन्विक्शन हो गया, आपको तब जेल भेजा गया है और उसके बाद आपको रिलीज किया जाएगा, तब उसको बोला जाएगा पेरोल लेना, ठीक है। हमेशा याद रखना कन्विक्शन से पहले का कॉन्सेप्ट है बेल का, ठीक है। कन्विक्शन के बाद या तो आप पेरोल ले लो, या तो आप फरलॉ ले लो, या तो आप मतलब ये दो तीन चीजें जो है वो मतलब कन्विक्शन के बाद का सीन है, ठीक है। कन्विक्शन से पहले का सीन जो होता है वो बेल का होता है। तो समझ में आया मैडम पेरोल क्या होता है? हाँ, हमेशा याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों का कि इंटरिम भी बेल भी तो ये लोग इमरजेंसी में लेते हैं और पेरोल भी इमरजेंसी में ही मिलता है। पेरोल आपको ऐसे नहीं मिल जाता है कि मुझे थोड़ा गार्डन घूमना है तो जाने दो पेरोल पे, नहीं, पेरोल भी इमरजेंसी लीव ही है, लेकिन पेरोल जो होता है आफ्टर कन्विक्शन है, ठीक है। और आपका इंटरिम बेल जो है बिफोर कन्विक्शन है। आपका अभी ट्रायल कंडक्ट नहीं हुआ है, आपको कन्विक्ट नहीं किया गया है, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया है जिसमें आपको बाहर जाना है, तो आप इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है। कन्विक्शन हो गया, आपको सजा सुना दी गई है, अब आप सजा याफ्ता हो, अब इस दरमियान आपको कोई जरूरत है और आपको बाहर जाना है, तब आप बेल नहीं लेते, तब आप पेरोल के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। जैसे अभी आपको पता होगा आसाराम बापू को मिला है, उनका हेल्थ खराब था तो उनको जो है मतलब ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने इमरजेंसी अप्लाई किया था और उनको पेरोल मिल गया। तो जो है कन्विक्शन के बाद जो है पेरोल मिलता है टेम्पररी रिलीज के तौर पर। गॉट इट? समझ में आया, ठीक है। तो देखो अब हम लोग कहाँ थे, व्हाट इज बेल। तो बेल क्या होता है, टेम्पररी कस्टडी से जब हम किसी को रिलीज करते हैं तो वो बेल कहलाता है, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है आगे, लॉ रिलेटिंग टू बेल। बेल के लिए प्रोविजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि अपराध जो है एक बेलेबल होता है और एक होता है नॉन बेलेबल, ठीक है। बेलेबल जो अपराध होता है उसमें बेल आपको राइट एज ए राइट मिलता है, ठीक है, कि भाई मैं ये जो अपराध है बेलेबल है तो मुझे बेल मिलना चाहिए। तो कभी कभी छोटे मोटे अपराध होते हैं तो पुलिस खुद से भी पैसा भरा के फाइन भरा के बेल दे देता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसे मामले हैं जो पुलिस को लगता है कि नहीं यार कोर्ट के पास जाना चाहिए, तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट भी आपको बेल दे देगा तुरंत एज इट इज। क्यों? क्योंकि वो मामला जो है बेलेबल है, ठीक है। एक होता है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल में भी आपको बेल मिलता है, जो मैंने अभी 4 तरीके का जो बेल का जिक्र किया था ना, वो नॉन बेलेबल का ही किया था। नॉन बेलेबल मामला है, कोर्ट में मैटर गया है, ठीक है, तो उसमें आप या तो रेगुलर बेल अप्लाई कर लो, या तो आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर लो अगर आप जेल पकड़े नहीं गए हो तो, ठीक है, या तो आप जो है डिफॉल्ट बेल अप्लाई करो अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ टाइम पर तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो मामला है
अभी तक ट्रायल खत्म नहीं हुआ है और आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गया तो आप इंटरिम बेल ले लो। समझ रहे हो? तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में आपके पास 4 तरीके का बेल लेने का अधिकार है, 4 टाइप का। और अगर कोई मामला बेलेबल है तो आपको ऐसे ही एज इट इज जाओगे कोर्ट में और बेल आपको दे देगा, पैसा भरो, बाहर आ जाओ, निकलो, घूमो फिरो, ऐश करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो यही है बेल का कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। समझ में आया?